दुनिया भर में अपने स्वाद की धाक जमा चुकी शाही लीची तथा अपनी सर्वधर्म संस्कृति के लिए प्रसिद्ध शहर मुजफ्फरपुर आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में आजादी के समय से ही जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आजादी के दीवाने लोगों तथा प्रसिद्ध समाजसेवी लंगर सिंह के प्रयास से 3 जुलाई 1899 को पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने वाले लंगर सिंह कॉलेज यानी कि एलएस कॉलेज की स्थापना हुई। इस महाविद्यालय के स्थापना के प्रारंभिक काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बतौर शिक्षक और प्रधानमंत्री रहे। वही प्रधानाचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष कांग्रेस 1947 की अध्यापन कार्य कर युवाओं को आजादी के लिए प्रेरित करते थे। महात्मा गांधी का भी चंपारण यात्रा के क्रम में 10 अप्रैल 1917 को कॉलेज परिसर में आना हुआ था और इसी महाविद्यालय परिसर में अप्रैल को पूरे चंपारण की रूपरेखा तैयार की गई थी। उस समय जेबी कृपलानी और प्रख्यात शिक्षाविद HR मलकानी तत्वाधीन छात्र छात्राओं अधीक्षक के उनके विश्राम और तातिथ्य की व्यवस्था की थी। बापू के परिसर स्थित कुएं पर प्राप्त कालीन स्नान ध्यान कर किसानों की दुर्दशा सुधारने का संकल्प लिया था, जिनकी याद के रूप में गांधी कूप कॉलेज परिसर में मौजूद है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी महाविद्यालय के इतिहास विभाग के शिक्षक थे तथा अपनी उर्वशी जिस पर उन्हें ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह पुस्तक इसी एलएस कॉलेज के अंतर्गत में रहकर लिखे थे तथा 1952 में राज्यसभा के सांसद बनने तक वे यहीं के शिक्षक रहे। बेलियन कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तर्ज पर बने इस महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन 26 जुलाई 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। एलएस कॉलेज का भवन मुजफ्फरपुर के लाल किला के स्वरूप में प्रसिद्ध है तथा यह वास्तुकला और भवन निर्माण की अनूठी मिसाल भी पेश करती है। महाविद्यालय परिसर में स्थापित तारामंडल देश का पहला तारामंडल माना जाता है तथा अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च होते थे। फिलहाल यह बंद है। अगस्त 1922 में लंगर सिंह महाविद्यालय के खगोलीय बोधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। इस वेधशाला की स्थापना की पहल कॉलेज के रामेश चंद्र सेन ने की थी। बाद में 1946 में कॉलेज में शायद भारत के पहला तारामंडल की भी स्थापित किया गया था। वेधशाला और तारामंडल दोनों ने 1970 के दशक की शुरुआत तक संतोषजनक ढंग से काम किया, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। वेधशाला ने प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कोलकाता के खगोलीय वेधशालाओं के साथ बातचीत करती थी। गांधी पहली मुलाकात से इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे और यही वजह थी उन्होंने उसे टाल दिया। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसानों ने उन्हें बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मनाने को बाध्य कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 4 महीना बाद ही चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से पहले हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। इस तरह गांधी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने अंजाम हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही शुरू किया था। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। वो संकल्प ही इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। इस तथ्य से समझा जा सकता है कि चंपारण आंदोलन देश के राजनीतिक इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन से ही देश को नया नेता और नई तरह की राजनीतिक मिलने का भरोसा पैदा हुआ। लेकिन राजकुमार शुक्ल और उसकी जिद न होती तो चंपारण आंदोलन से गांधी का जुड़ाव शायद ही संभव हो पाता। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय नील का दाग में गांधी लिखते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक न जानता था।
नील की खेती होती है, इसका तो ख्याल भी न के बराबर था। इनके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इनकी भी मुझे कोई जानकारी न थी। उन्होंने आगे लिखा था, राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर आपको सब हाल बताएंगे कहकर वे मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दे। इस अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। वे गांधी जी को चंपारण लाने की जिद ठान रखे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहरकर अपनी नजरों से वहां का हाल देख लूंगा। बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार के किसानों के प्रतिनिधि बनकर वो लखनऊ गए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को शीर्ष नेताओं के समक्ष रखा। नील की खेती करने वाले रैयत राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आने को तैयार हुए। राजकुमार शुक्ल के साथ बापू 20 अप्रैल 1916 को कोलकाता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी गए। नील की फसल के लागू 3 कठिया खेती के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। अंग्रेजी की तत्कालिक 3 कठिया व्यवस्था के तहत हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करने की किसानों के लिए व्यवस्था उत्पन्न करने का विरोध करते हुए पंडित राजकुमार शुक्ल ने वहां किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसके वजह में दंड स्वरूप उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोरे और तर्पणा का शिकार होना पड़ा। क्षेत्र के किसानों की बदहाल स्थिति को देखते हुए पंडित शुक्ल ने महात्मा गांधी को बार बार वहां आने का आग्रह किया तो गांधी इनकार नहीं कर सके। वे चंपारण पहुंचे और फिर वहां के किसानों के आंदोलन को जो धार मिली, उन्होंने देश को आजादी के मुकाम तक पहुंचा दिया। दरअसल चंपारण किसान आंदोलन की देश की आजादी का असली संवाहक बने था। वहां के किसानों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की वजह से आज हम आजाद भारत के सांसें लेने के लिए स्वतंत्र है। अतः गांधी जी माने और 10 अप्रैल को दोनों जन कलकत्ता से पटना पहुंचे। वे लिखते हैं, रास्ते में ही मुझे समझ में आ गया था कि वे जनाब बड़े सरल इंसान है और आगे का रास्ता मुझे अपने तरीका से तय करना होगा। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी और उसके छात्र ने किया। शुक्ला जी ने यहाँ गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया ताकि उनके वहां जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सके। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में ही गांधी जी से राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। यहीं पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। उसके बाद कमिश्नर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहाँ उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला। पीड़ित किसानों के बयानों को कलमबद्ध किया गया। बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए यह लड़ाई अहिंसक तरीका से लड़ी गई। इसकी वहां से अखबारों में भरपूर चर्चा हुई, जिसे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहाँ पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई। साथ ही नीलहे किसान का शोषण भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था जिनकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए। वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।